हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री का अध्याय 2 यानी 10th क्लास की जो साइंस की सीरीज चल रही है उसका अध्याय 2 अम्ल क्षारक व लवण आज हम करने वाले हैं। तो अध्याय 2 में पढ़ेंगे अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, पहला क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे अम्ल। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले न्यूट्रंस को लाल में बदल देते हैं, ये जलीय विलयन में एसिड देते हैं। एसिड जो अम्ल है लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। देखो, हर कोई पदार्थ खा के नहीं देखा जा सकता, इसलिए इसके कुछ प्राकृतिक संशोधन जिन्हें पता लगाते हैं हम अम्ल है या क्षार है। ठीक है, प्रमल अम्ल कौन कौन से होते हैं? HCl, H2SO4, HNO3, इन्हें याद कर लेना, ये आपको विकल्प में पूछे जाते हैं। दुर्बल अम्ल कौन से हैं? CH3COOH, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। और सांद्र अम्ल क्या किसे कहते हैं? सांद्र अम्ल क्या होता है? जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा होती है, कोई विलयन होता है जिसमें अम्ल की अधिक मात्रा होती है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, उसे कहते हैं सांद्र अम्ल। तनु अम्ल क्या होते हैं? जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, उसे क्या होते हैं? तनु अम्ल। जैसे तनु अम्लीय, सांद्र अम्लीय, सांद्र विलयन ऐसे बोलते हैं ना। तो जिसमें अधिक मात्रा में जल होगा वो तनु अम्ल होगा, जिसमें कम मात्रा में जल होगा, अधिक मात्रा में अम्ल होगा, वो सांद्र अम्ल होगा। नेक्स्ट पढ़ने वाले क्षार बेस यानी कि क्षारक बेस। ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, ये जलीय विलयन में OH ऋणायन देते हैं। प्रबल क्षारक कौन से? जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस। दुर्बल क्षारक कौन से? NH4OH। क्षार क्या है? क्षार एल्किल। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील जो क्षारक हो जाते हैं होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। जैसे NaOH, KOH, MgOH का उल्टवाइज। लवण, लवण क्या होता है? साल्ट क्या होता है? लवण अम्ल व क्षारक की पारस्परिक अभिक्रिया से प्राप्त होता है। उदाहरण जैसे NaCl, KCl। सूचक क्या होता है? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है, इंडिकेटर कहलाते हैं। सूचक के प्रकार, सूचक 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक सूचक, ये पौधों में पाए जाते हैं, लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया पौधे के फूल, हल्दी। कृत्रिम रेशे यानी कृत्रिम संश्लेषित सूचक, ये रासायनिक पदार्थ हैं जैसे मैथिल, ऑरेंज, फिनोप्थेलिन। गंधीय सूचक क्या होते हैं? इन पदार्थों गंध अम्लीय या क्षार माध्यम में बदल जाते हैं, जैसे प्याज, लौंग तेल। देखो, अब पढ़ते हैं इनके बारे में। प्राकृतिक सूचक लिटमस लाल पत्ता गोभी का रस और हल्दी हाइड्रेंजिया के फूल का रस। यदि लिटमस को अम्ल के साथ परिवर्तन होता है, मतलब लाल मिलता है तो वह कैसा? अम्लीय है। यदि नीला मिलता है तो कैसा? क्षारीय है। लाल पत्ता गोभी का रस यदि लाल है तो वो अम्लीय है, यदि हरा है तो वो क्षारीय है। हल्दी, हल्दी देखो अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं होता, अम्ल कोई बदलाव नहीं हो रहा तो वो अम्लीय है। यदि बदलाव हो रहा है, लाल रंग आ रहा है तो वो कैसा है? क्षार है। हाइड्रेंजिया के फूल का रस यदि वो नीला है तो कैसा है? अम्लीय है, यदि गुलाबी है तो कैसा है? क्षार। फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन अम्ल अगर रंगहीन जैसा है, वो रंगहीन बिना रंग का, तो वो हमारे पास क्या होगा? अम्लीय होगा। यदि गुलाबी आता है तो कैसा है? क्षार। मैथिल ऑरेंज यदि लाल है तो कैसा होगा? अम्लीय। पीला होगा तो कैसा है? क्षारीय है। प्याज का रस अगर तीक्ष्ण गंध आ रही है, बहुत तीक्ष्ण गंध आ रही है तो अम्लीय, कोई गंध नहीं आ रही तो क्षारीय है। वेनिला समान गंध रहती है, जैसी गंध रहती है वैसी रहती है, कोई गंध नहीं होती, क्षार है। लौंग का तेल अम्ल में कहते हैं समान गंध रहती है, जैसी रहती है ऐसी रहती है, क्षार में कोई गंध नहीं आती है। अम्ल व क्षारों के रासायनिक गुण, धातु से क्रिया करते हैं, धातु से अम्ल के साथ धातु क्रिया और क्षारक के साथ धातु क्रिया। अम्ल और धातु मिलाते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन बनता है, और क्षार धातु में क्षार मिलाते हैं तो लवण तथा हाइड्रोजन बनता है। जैसे अम्ल हमारे पास 2 HCl, हमने HCl के 2 परमाणु ले लिए, और Zn क्या? धातु है, तो क्या बना? ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और क्या निकला? हाइड्रोजन H2। ऐसे ही क्षार ले लिया हमने NOH 2NH प्लस Zn, तो क्या बना? Na2ZnO2, क्या निकला? हाइड्रोजन। ठीक है। पॉप टेस्ट क्या होता है? पॉप टेस्ट, हाइड्रोजन गैस में निहित प्रखनली के पास एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है,
तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है, पॉप। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉप की ध्वनि प्राप्त होती है, इसलिए इसे पॉप टेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, चूने के पानी का टेस्ट। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी प्रवाहित करने पर पानी कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। जैसे चूने का CaOH का होल ट्वाइस में कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहे हैं, CO2 मिला रहे हैं, तो CO3 का मतलब अवक्षेप, सफेद अवक्षेप प्राप्त हो गया और जल निकल गया, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया और जल निकल गया। अधिक मात्रा में जो हम CO2 प्राप्त करेंगे तो मतलब इसी पे कैल्शियम कार्बोनेट CO3 पर, यदि हम CO2 इस पे जो हमारे पास ये बना है, ये जो बना है, इस पे अगर हम H2 प्राप्त कर मतलब CO2 प्राप्त करेंगे तो क्या बनेगा, जल में कैसा होता है, घुलनशील हो जाएगा, यानी कि CaHCO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट, अम्ल एवं क्षारक की पारस्परिक अभिक्रिया। अम्ल और क्षार मिलाते हैं, अम्ल को और क्षार में मिलाते हैं, क्षार को अम्ल में मिलाते हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है जब अम्ल द्वारा क्षारक की प्रेषित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो यह अभिक्रिया कैसे कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे NaOH क्या हमारे पास क्षार है, HCl क्या अम्ल है, तो क्या बना, NaCl लवण बना और H2O क्या हो गया, जल। यदि प्रबल अम्ल को दुर्बल क्षारक में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अम्लीय लवण बनेगा और जल मिलेगा, जल तो समीप बनेगा। दुर्बल अम्ल को अगर प्रबल क्षारक में मिलाएंगे तो क्षारीय लवण बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। प्रबल अम्ल को प्रबल क्षारक में मिलाएंगे तो उदासीनीकरण लवण और जल प्राप्त होगा। दुर्बल अम्ल को अगर दुर्बल क्षारक में मिलाएंगे तो उदासीन लवण और जल प्राप्त होगा। नेक्स्ट, अम्लों के धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड में अम्ल मिला रहे हैं तो लवण तथा जल प्राप्त होता है। CuO कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर ऑक्साइड है, धातु क्या, कॉपर है, ऑक्साइड की वजह से O लगा दिया। अम्ल क्या, 2HCl, HCl क्या, अम्ल है, तो क्या बना, CuCl2 प्लस H2O, कॉपर क्लोराइड प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। कॉपर क्लोराइड क्या है, लवण है। कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि अम्ल के साथ क्रिया करके लवण जल बनाते हैं, जैसे CuO MgO। नेक्स्ट, अधात्विक ऑक्साइड की क्षारों के साथ क्रिया। अधात्विक ऑक्साइड की क्षार के साथ क्रिया करेंगे तो लवण तथा जल प्राप्त होगा। CO2 एक गैस है, CaOH का होल ट्वाइस, ये क्या, क्षार है, तो क्या हुआ, CO3 बना और CO3 बना और H2O प्राप्त हुआ। अधात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है तथा विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जल की उपस्थिति में H धनायन उत्पन्न होते हैं। H धनायन क्या होता है, H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन के रूप में प्राप्त होते हैं। यदि H धनायन को जल में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन प्राप्त होगा। यदि HCl अम्ल को जल में मिलाएंगे H2O में तो हाइड्रोनियम और हमें Cl ऋणायन प्राप्त होगा। जल की उपस्थिति में OH, जल की उपस्थिति जो होगी, क्षारक OH आयन उत्पन्न करते हैं तो क्या होता है, NaOH में अगर हम जल मिलाएंगे तो Na धनायन OH ऋणायन प्राप्त होगा। MgOH का होल ट्वाइस में जल की उपस्थिति में क्रिया करेंगे तो Mg2 धनायन 2OH ऋणायन प्राप्त होगा। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षारक क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में ही मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाते रहना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया हमने पहले चैप्टर में पढ़ ली थी। देखो, ये अम्ल और जल में मिला रहे, जल को अम्ल में मिला रहे हैं तो ये गलत क्रिया है। जल को अम्ल में मिला रहे हैं तो गलत क्रिया है। जल में अम्ल मिलाना चाहिए, ये क्या, सही क्रिया है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा का मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। मतलब जो सांद्र अम्ल में, यदि अम्ल है हमारे पास, उसमें जल मिलाएंगे तो क्या, तो ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसके कारण उसमें से सभी जो उसका अम्ल है बाहर आ सकता है और आप जल सकते हो, यानी कि ऊष्माक्षेपी है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है, इसलिए अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। जल को अम्ल में मिलाने से डालने से क्या क्या होता है, मिश्रण असंतुलित होकर बाहर आ सकता है। स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र टूट भी सकता है जिससे आपको नुकसान हो सकता है।
ये वही क्रिया है, देखो आप इसे समझ लेना, अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ ही करते, ये अभी मैंने समझा दिया। ये दोनों टॉपिक वही हैं, चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है, इससे कोई आवश्यकता नहीं करने की। अम्ल और क्षारकों में समानताएं, सभी एच धनायन उत्पन्न करते हैं, क्षारक क्या होता है OH ऋण करते हैं, मतलब सभी अम्ल एच धनायन उत्पन्न करते हैं और सभी क्षार क्या करते हैं OH ऋण उत्पन्न करते हैं। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो यह तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस का धनायन बोलते हैं, या OH ऋण प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। नेक्स्ट, क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके H धनायन या OH ऋण की आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षार की प्रबलता एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक सूचक मतलब यूनिवर्सल इंडिकेटर। अनेक सूचकों क्या होता है, मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। आगे पढ़ते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल या पीएच पैमाना, किसी विलयन में उपस्थित H धनायन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल या पैमाना विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी जो है पुषांश है, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर शक्ति, जिसका अर्थ होता है शक्ति, अगर पीएच बराबर 7 है तो उदासीन विलयन होगा। विलयन कैसा होगा, उदासीन होगा। यदि पीएच का मान 7 से छोटा है तो कैसा होगा, अम्लीय होगा। यदि पीएच का मान 7 से बड़ा है तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। देखो ये डायग्राम में चित्र के माध्यम से समझा गया वो ये देखो यही है। यदि 7 से कम है तो बढ़ती हुई अम्लता, 7 से ज्यादा है तो बढ़ती हुई क्षारकता, अगर 7 है तो उदासीन। ईंधन क्या होती है, H धनायन की क्या होती है, वृद्धि होती है, और क्षार में क्या होती है, H धनायन की क्या होती है, कमी होती है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पौधे और पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परासी यानी रेंज के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। आपसे पूछेगा अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम। ठीक है। मिट्टी का पीएच, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक है तो किसानों को आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारा उदर यानी कि पेट यानी कि स्टोमच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की उपस्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। उदर का मतलब पेट। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंडेसिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पीएच परिवर्तन के कारण दांत जो होते हैं हमारे दंत का क्षय यानी कि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय हो जाता है। प्रारंभ क्षय मतलब हानि प्रारंभ हो जाती है, दांतों खराब होना स्टार्ट हो जाता है। दांतों का इनेमल यानी दंत वाल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर संचारित हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्म उपचार। मधुमक्खियों का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम मिलता है। तो नेटल के डंक वाले बाल मेथनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिसके कारण जलन व दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर लगाया जाता है। चींटी काटती है, भाई चींटी से शिकार होता है, उसमें क्या होता है फॉर्मिक अम्ल होता है। इससे क्या निकलता है, फॉर्मिक अम्ल निकलता है। लवणों का पीएच। लवणों का पीएच, प्रबल अम्ल में प्रबल क्षारक मिला रहे हैं तो लवण कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। यदि प्रबल अम्ल में दुर्बल क्षारक मिला रहे हैं तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, यानी पीएच मान क्या हो जाएगा उसका 7 से कम हो जाएगा। प्रबल क्षारक में अगर दुर्बल अम्ल मिला रहे हैं तो क्षारीय लवण यानी कि पीएच का मान क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। साधारण नमक से रासायनिक। नंबर 1 पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। याद रखना सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरे नंबर पढ़ेंगे व्यंजक चूर्ण, ये भी इंपॉर्टेंट है CaCl2।
और तीसरे नंबर पर बैंकिंग सोडा यानी कि NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। चौथे नंबर पर धावन सोडा NaCO3 10H2 सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट। पांचवें पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ 2H2O H2O यानी कि जल। ठीक है, नेक्स्ट पहले पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि लवण से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं। जो सोडियम क्लोराइड NaCl में यदि हम जल मिला रहे हैं 2NaCl में 2H2O में जल मिला रहे हैं तो क्या बनेगा, क्षार बनेगा 2NaOH Cl2 और हाइड्रोजन गैस निकलेंगी। एनोड पे क्या होगी, Cl2 होगी, कैथोड पे क्या होगी, H2 होगी और कैथोड के पास क्या होगा, NaOH का विलयन प्राप्त होगा। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, H2 जो निकली है वो ईंधन मार्गिन में, Cl2 का उपयोग जल की स्वच्छता PVC में, CFC में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, HCl इस्पात की सफाई, औषधियां, NaOH का प्रयोग धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए, Cl2 प्लस NaOH का प्रयोग किसमें, व्यंजक चूर्ण में, घरेलू व्यंजन में और वस्त्रों के व्यंजन करने के लिए यानी साफ करने के लिए, कपड़े धोते हैं ना उसके साफ करने के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं व्यंजक चूर्ण। शुष्क भुजे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस, ये शुष्क भुजे हुए चूने का फॉर्मूला। पर क्लोरीन की क्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। CaOH का होल ट्वाइस पर हम क्लोरीन मिला रहे हैं तो CaOCl2 प्राप्त हो रहा है यानी कि व्यंजक चूर्ण प्राप्त हो रहा है और जल मिल रहा है। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती व लिनिन के व्यंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मंजा के व्यंजन के लिए, रासायनिक उद्योग में एक अपचायक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में भी व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। बैंकिंग सोडा कैसे बनता है, यदि सोडियम क्लोराइड में जल और कार्बन डाइऑक्साइड और हम NH3 अमोनियम मिलाते हैं तो NH4Cl का निर्माण और NaCO3 बैंकिंग सोडा प्राप्त होता है। यह एक दुर्बल असंक्षारक क्षारक है। खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें निम्न अभिक्रिया होती है यानी कि 2NaCO3 को गर्म कर रहे हैं तो Na2CO3 प्लस H2 प्लस CO2 प्राप्त होता है। जैसे आपको पता है रोटी फूल जाती है तो उसमें कौन सी गैस पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 कारण पाव रोटी या केक में खमीर उठ जाता है। ठीक है, इससे मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। यह एंटीसिड का एक संगठक है। इसका उपयोग सोडा आलम अग्निशामक में भी किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं धोने का सोडा Na2CO3 10H2 इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। यह एक क्षारीयक लवण है। Na2CO3 में 10H2 मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, Na2CO3 10H2O। इसका उपयोग कांच, साबुन तथा कागज उद्योगों में किया जाता है। इसका उपयोग बोरोस के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। जिप्सम को 373 K पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट POP बनाता है। यह सफेद चूर्ण है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। CaSO4 हाफ H2O में हाफ H2 मिलाएंगे तो क्या बनेगा, CaSO4 2H2 यानी कि जिप्सम प्राप्त होगा। इसका प्रयोग कहाँ होता है, सभी ने देखा होगा प्लास्टर ऑफ, आजकल तो घरों पर POP करा जाती है, उसे क्या बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर रखकर स्थिर रखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रिस्टलन का जल क्या होता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे CuSO4 5H2O है तो जल के कितने क्रिस्टल के कितने अणु, जल के कितने अणु हैं, 5 अणु हैं तो 5 हो गए। Na2CO3 10H2O तो कितने अणु हो गए, 10 अणु हो गए। ठीक है, और CaSO4 2H2 यानी कि जिप्सम में कितने अणु हो गए जल के, 2 अणु हो गए क्रिस्टल में जल के अणु। बस इस पार्ट में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।
ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ। जब तक बने रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। हम और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।